बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जमाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कल का जो हफ्ते का पहला दिन होगा वो एक अहम दिन है, कानूनी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, क्योंकि कल के दिन दो साबिक वज़राए आज़म की ज़मानत और मुकदमात का उस पर समाअत होनी है और उसका फ़ैसला सामने आना है। तो वो फ़ैसला आने वाले दिनों में सियासत को किस हद तक तब्दील करेगा। अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो सियासत बदलती हुई दिखाई दे रही है, सियासत के अतवार भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासत में बहुत से चेहरों के माइनस होने की इतलात हैं। सियासत में चेहरे जो बदल जाएंगे तो कौन से नए चेहरे आएंगे, क्या उनका ताल्लुक माजी की सियासत से होगा या फिर मुस्तकबिल की सियासत वाले लोग जो है वो हाल में जो जी रहे हैं वो सामने आएंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर एक जंग का मंजरनामा है फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन, और जिसने दुनिया के दो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम कर दिया हुआ है। बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो इसराइल का साथ दे रहे हैं और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि आपको उस ब्लॉक का हिस्सा बनना है जो फ़लस्तीनियों के ऊपर टूटने वाले मजालिम के पहाड़ और उसके अलावा बर्बरियत और सफाकियत के बाद आपको उस सफ़ में खड़ा होना है जो फ़लस्तीन की हिमायत कर सके। और फ़लस्तीन की हिमायत किस तरीके से की जाएगी इसके ऊपर बिलखुसूस इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं सियासत आने वाले दिनों में कितनी बदलने वाली है और किसके हक में बदलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आने वाले दिनों में सियासत बदलने वाली भी है और सियासत के बदलने के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत से बहुत से चेहरे माइनस भी होने वाले, कोई दूसरी राय नहीं। और इसका पहला दिन जो है वो तो 2 अक्टूबर को शुरू हो गया था, लेकिन अब फाइनल राउंड शुरू हो गया है और ये फाइनल राउंड का कल पहला दिन होगा। कल का दिन जो है, इस कल के दिन में ये चीज वाजे हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर माइनस की सियासत होगी या नहीं होगी। कल के दिन में चीजें फाइनल हो जाएंगी कि सियासत तकसीम होगी या सियासत किसी एक पलरे में जाएगी। कल के दिन में ये चीजें वाजे हो जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात में किसके फेवर में क्या चीज जाएगी, ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ की टोटल सियासत भी कल डिपेंड करेगी आने वाले वक्त के हवाले से, और चेयरमैन पीटीआई की सियासत भी कल के मामले पे बड़ी अहम पोजीशन पे जाएगी। लेकिन मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक मुतासर हुआ है, जो वो वोट बैंक कम हुआ है, जिस वोट बैंक ने सबसे ज्यादा नुकसान जिसको हुआ है वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को नुकसान हुआ है। और मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके साबिक वजीर आजम जो थे यानी मियां नवाज शरीफ, उनके आने से शायद उनका वोट बैंक वापस आ जाए, उनके आने से शायद उनकी पोजीशन दोबारा पहली वाली पोजीशन पे आ जाए। लेकिन इसके बरक्स पीटीआई का वोट बैंक पहले से बड़ा है और जिसका इकरार खुद पाकिस्तान की उनकी मुखालिफ सियासी जमातें भी करती हैं, पाकिस्तान के तजियाकार भी करते हैं, पाकिस्तान के सहाफियों, पाकिस्तान के तमाम जो अदाद शुमार के हिसाब से मामला को देखते हैं, वो सब इस बात का इकरार करते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट, पीटीआई का वोट बड़ा है। अब नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जिस इम्तिहान के लिए वो दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, उनके लायर कोशिशें कर रहे हैं कि जमानत मिल जाए। कानून में उसकी गुंजाइश मेरे इत्तलात के मुताबिक नहीं है। उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी जलसा हो जाए। आज भी उन लोगों ने कहा है और आज उनको बाकायदा इजाजत भी मिल गई है। अच्छा, उनको इजाजत तो इतनी तेजी से मिली है जैसे इजाजत इंतजार कर रही थी कि वो आए और मैं फौरन उनके पास चली जाऊं। उनको इजाजत भी मिल गई है जलसे की। अब ये सारे मामलात हैं। अब दाव पे अगर किसी के कुछ लगा हुआ है तो मुस्लिम लीग नून का लगा हुआ है। सियासत में तब्दीली या सियासत में उतार चढ़ाव होगा तो मुस्लिम लीग नून का होगा, अच्छाई या बुराई होगी तो मुस्लिम लीग नून की होगी। गो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके बाद, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वैसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं कि अब लोग उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे सिर्फ चंद लम्हात के लिए अपनी नजर दुराते हैं, चंद लम्हात के लिए सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन कल से फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा और इस फाइनल राउंड का सबसे बड़ा रिस्क जो है
इस फाइनल राउंड का सबसे बड़ा लूजर जो होगा और इस फाइनल राउंड में सबसे ज्यादा फायदा, दोनों चीजें जो है वो नवाज शरीफ को होंगी। लूजर भी वही होगा और फायदा भी उससे होगा। बाकी जो साबिक वजीर आजम है, नहीं राणा साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक ही बंदा लूजर हो और फायदा भी उसे ही हो? फायदा किस हवाले से होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सारा बार है, उस बार से वो बच जाएंगे, और अगर लूजर होंगे तो किस तरीके से होंगे? बात है लूजर इस तरीके से होंगे, अगर वो जेल चले जाते हैं तो वो सारा पावर शो खत्म हो जाएगा। बेल नहीं मिलती, जेल चले जाते हैं तो पावर शो खत्म हो जाएगा। जिस पावर शो की बुनियाद पर इन्होंने आगे ली सियासत, जिस पावर शो की बुनियाद पर कुछ लोगों को ब्लैकमेल, जिस पावर शो की बुनियाद पर इन्होंने अपना आप बनवाने की कोशिश करनी है, इनके जेल जाने से वो पावर शो जो है, जो इनकी मोहब्बत में आने वो तो आएंगे नहीं। जिनको जबरदस्ती लाना है फिर उनको लाने वाले ठंडे पड़ जाएंगे, हमने दिखाना किसको है। और अगर ये चले जाते हैं, अगर इनको बेल मिल जाती है और ये वहां चले जाते हैं, बड़ा पावर शो हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के बड़े कानून नाफज करने वाले दारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से इलाज के लिए गए थे तो उस एफिडेविट में ये लिख के दे के गए थे कि इलाज के बाद जब मैं वापस ठीक होके आऊंगा तो मैं पाकिस्तान की अदालतों का सामना करूंगा। इस बारे में तो खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बात की है। खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान वापस आके अवाम में और घर चले जाते हैं तो फिर एक फसाद होगा अगर वो अदालतों का सामना नहीं करते तो बिल्कुल ऐसा। आज लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के अहम तरीन रहनुमा है, जो पार्लिमानी लीडर भी थे, उन्होंने भी यही बात की है। आज उन्होंने बड़ा क्लियर और वाजे कहा है कि अगर नवाज शरीफ को बेल मिल जाती है और वो जेल की बजाय नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल वहां चले जाते हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए, जलसा गाह में चले जाते हैं, तो फिर इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आने वाला वक्त जो है वो तब्दील है। ये बिल्कुल क्लियर और वाजे उन्होंने कहा है। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक नई पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को देखें, मिफ्ताह इस्माइल साहब को देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखें या उनके हम ख्याल कुछ और अराकीन को देखें, उनकी राय ये है कि मौजूदा दौर के अंदर वो वोटर जो पीडीएम की बैड गवर्नेंस की वजह से जाके पीटीआई के साथ जुड़ चुका था, उस वोटर को राम करने के लिए ना तो पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है, ना पीएमएलएन, ना जेयूआईफे, ना एमकेएम, उसके लिए एक और पार्टी है। अगर वो अपनी पार्टी बना लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जब आप समझते हैं कि पीएमएलएन को तो हो ही रहा है, पीएमएलएन को और कितना होगा और उसके अलावा कौन सी पार्टी को होगा? मुझे एक बात है, इस मुल्क में पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, मौलाना फजलुर रहमान को नुकसान होगा, और किसको नुकसान होगा? और किसी को नुकसान नहीं होगा। इनको नुकसान नई पार्टी बनने से नहीं होगा। मैं एक बड़ी तलख बात कहने लगा हूं जिससे बहुत से लोग इत्तेफाक तो नहीं करते, लेकिन आने वाला वक्त इस बात की शहादत बन जाएगा। और नुकसान ये होगा कि इन तमाम सियासी जमातों का दारो मदार, इन तमाम सियासी जमातों का हर चीज जो है वो है इलेक्शन। इलेक्शन होते मुझे तो नजर नहीं आते, माजरत के साथ। आप इस फिक्रे को रख लें या इस फिक्रे को काट दें, आप पॉलिसी के मुताबिक जो मर्जी फैसला कर लें, लेकिन मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और अगर इस पाकिस्तान में जनवरी और फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो मार्च रमजान का महीना है, मार्च और अप्रैल में भी इलेक्शन नहीं होते, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का क्या, मुझे एक बताएं, मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, मौलाना फजलुर रहमान जो का मुस्तकबिल क्या होगा? कल तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि मौलाना साहब को या तो किसी तरफ से लिफ्ट नहीं हुई या फिर मौलाना साहब किसी को कोई और पैगाम देना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। जिनके मतलब आप इन सियासी जमातों का ख्याल है कि इनको जनाब हमने खुड्डे नैन लगा दिया है, अब ये सियासत में इनका वजूद नहीं है, उन्हीं का वजूद तो इस वक्त सियासत में है कि उनको जलसे की इजाजत नहीं है, उनको एहतजाज की इजाजत नहीं है, उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए रोका जा रहा है। इसका मतलब उनका वजूद है। और जिनका वजूद वाकई अवाम में नहीं है उनको डर खौफ पैदा हो रहा है कि इलेक्शन अगर ना हुए तो उनका जो मामूली सा वजूद रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। तो यासर एक बात तो आप ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान की सियासत में नुकसान भी अब इस पीडीएम की जमातों का होगा, और अगर फायदा मिलेगा किसी को तो फिर सबको मिलेगा। अब
एक को फायदा दे के दूसरे को फायदा ना देना, वो नहीं होगा। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, माइनस की सियासत होगी तो 3 की सियासत होगी, माइनस की सियासत होगी तो 1 की नहीं होगी, 3 की सियासत होगी। फिर 3 लोग माइनस में जाएंगे और उन 3 माइनस में जाने के बाद मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जाते हैं, ये फिर उस वक्त सारा चीजें सामने आएगी। आप 3 की बात कर रहे हैं तो क्या फिर आप आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का ही तज़किरा कर रहे होंगे? मैंने 3 कहा है, मैंने नाम नहीं लिए, नाम आपने ले लिए हैं तो आपको उस नामों का बहुत पता होगा। आप चूंकि काफ़ी लोगों के करीब होते हैं, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैंने तो अपना एक तज़किया देना होता है, तो मैं तो आपको बड़ा कह रहा हूँ कि -1 नहीं होगा, -3 होगा। आप जब ऐसी बात करते हैं ना, मेरा दिल करता है वो शेर पढ़ने को कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे लगता है कि मैं वो चिराग बनता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। आपका घर भी नहीं, आप तो देखिए नहीं यासर, आप तो उन प्यारे लोगों में शुमार होते हैं कि जिनके कायद जो है वो सऊदी अरब से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको तो आप आग नहीं लगाएंगे, आप तो रोशनी का चिराग होंगे। अगर मेरे कायद होते ना तो मुझे महीने की खजूरें आ जाया करती। आपने मियां साहब को सिर्फ खजूरों तक रखा है, डॉलर की बात करते यार, क्या हो गया आपको? डॉलर का यहाँ पे पता नहीं ना कि कहाँ पे खजूरों तक रह गया। खजूरें चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको खजूरें दे देता हूँ। लेकिन आप मंगवा दें हमारे लिए, आप ही कायद तो क्या वहां से आप डॉलरों की तवक्को रखा करें। ये बताइए लेकिन इस मुल्क में कैसा कैसा चल रहा है, मैं तो कमाल हो गई है। अब तो जिनको कल कुछ कहा जाता था कि अब तो लोगों को 7.5 लाख रुपए गुर्बत के इस आलम में नौकरियां दी जा रही हैं, 7.5 लाख रुपए की। गुर्बत के इस आलम में लोगों को बड़ी बड़ी जगहों पे ऑब्लाइज किया जा रहा है। गुर्बत के इस आलम में सरेआम लोगों को कहा जा रहा है, आ जाओ भाई, ये तुम्हारा इनाम। अब तो इनामात तकसीम किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों की सूरत में, तो आप क्यों परेशान होते हैं यार? अच्छा आप बताइए, आपका घर भी तो करीब तर है, आने वाली है उन लोगों पर जो सियासी जमातों के तर्जमान हैं, जो सियासी जमातों के करीब तर हैं, अब उन पर खुशहाली आने वाली है। आपका घर करीब तर है। राना साहब ये बताइए, इस बात छोड़ दें, जाने दें, बख्श दें। आपका घर करीब तर है तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? सुनने में आ रहा है कि कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए ग्रेटर इकबाल पार्क। हाँ जी, कंटेनर्स भी पहुंच गए हैं और आज इंतजामिया ने वहां पे इनकी टीम के साथ विजिट भी किया है। बड़ी भरपूर तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि वो कौन सी जगह पे स्टेज लगाया जाए कि जहां पर कम तादाद ज्यादा नजर आए। मेहनत बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्टेज वहां पे लगाते हैं जहां पे झील है और झील के आगे अगर ये स्टेज लगाते हैं तो उससे नुकसान ये होगा कि फिर मजमा वाकई बड़ा ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। और अगर ये स्टेज वहां पे लगाते हैं जहां पर बिल्कुल मीनार पाकिस्तान की एक साइड है, जहां के दूसरे साइड वहां पे आपको आज़ादी चौक का पुल नजर आता है, तो फिर आपको वहां पे 8-10 हज़ार जो मजमा है वो भी आप उसे लाख का मजमा बना सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी जगह तंग हो जाती है। कुछ लोग आप खड़ा कर देंगे, ना भी खड़ा करें तो वैसे नीचे लकी रानी सर्कस या कोई सर्कस लगी हो ना, मैंने पिछले दिनों में देखा है कि वहां पर एक मेले के मौका पर और जश्न आज़ादी और कुछ और मौक़ों पर वहां पर मेला लगा हुआ था, मौत का कुआं, वैसे ऐसी चीजें। तो वहां पर मुझे पुल के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों लोग खड़े नजर आए थे, तो इस तरह लगता था जैसे सियासी जमात जो है उसका कोई इज्तिमा है। तो ये तो एक सियासी जमातों को बड़ा तरीका आता है ना जैसा कि किस तरीके से ज्यादा मजमा इकट्ठा हो और हमें लगे। अगर तो ये झील की तरफ स्टेज बनाएंगे तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये वाकई लाखों का मजमा इकट्ठा करने के मूड में है। और अगर इनका स्टेज जो है मीनार पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पे यानी पुल की साइड पे बनता है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा फिर 8 से 10 हज़ार का मजमा भी जो है ना वो लाखों का मजमा बन जाता है। उस दिन जो डायरेक्शन है वो ये साबित करेगी कि ये लकी रानी सर्कस है या सियासत की सर्कस। नहीं, सियासत की सर्कस ही है। ये है तो ये सर्कस ही ना, है तो ये सर्कस ही। क्या ये सर्कस नहीं है? क्या अवाम को रोल के रखती है? क्या ये सर्कस नहीं है? अवाम आए वहां पे आके देखें इनका तमाशा, तालियां बजाएं, पैसे भी अवाम के, टाइम भी अवाम का, सिर्फ पैसा अवाम का इन्होंने लेके जाना है। इससे बड़ी सर्कस क्या है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है हम लड़ रहे हैं गुर्बत से,
इस मुल्क के अंदर कब्जा माफिया से ला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर डॉलर माफिया से ला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों से ला रहे हैं। और दूसरी तरफ एक सियासी जमात ढोल ढमक्के पर रोजाना अपने जलसे कर रही है, ढोल ढमक्कों पर डांस हो रहा है। उन्हें फलस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें नजर नहीं आ रही, सिर्फ बयान एक जारी हो जाता है, जलसों में वो बयान नहीं देते, टीवी पर बयान दे देते हैं ताकि हमारी एंट्री बढ़ती रहे। क्या सर्कस ये है ना यार, और ये सर्कस है, हम तमाशाई हैं। सच बोलना चाहिए हमें अगर अल्लाह ने आपको मौका और मुझे और आपको मौका दिया है क्या अपनी जुबान से सच बयान करें, तो क्यों नहीं हम सच बयान करते? क्या हमें ये डुगडुगी में नहीं निचाते? हम सवाम में है ना, जिसको जब चाहे डुगडुगी बजाय निचालें, जब चाहे जिस तरफ चाहे ले जाए, जब चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ दे, जिसको मर्जी जो मर्जी बना दे, और हम नाचते हैं, हम नाचते हैं। हमारी सोच खत्म हो चुकी है, हमारी बात खत्म हो चुकी है, हमारे नजरियात खत्म हो चुके हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में खाना नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमें गुर्बत की चक्की में इन लीडरों ने, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, इन लीडरों ने हमें गुर्बत की चक्की में फेंका है। इन लीडरों ने यहां पे ये जो डॉलर माफिया पैदा किया है, इन लीडरों ने इस मुल्क के ज़हायर खत्म किए हैं, इन लीडरों ने पाकिस्तान से बाहर अपने बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने कारोबार बनाए हैं, और हम बस इनकी डुगडुगी में लगे हुए हैं। ये आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद इसके नारे लगाते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब, कभी को कहता हूं अपनी कमीज बेच दूंगा, हम कहते हैं बल्ले 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 जनाब कमाल हो गया। कभी को कहता है ये कर दूंगा, कभी को कहता है जनाब खुशहाली आ जाएगी। और भाई किस तरह खुशहाली आएगी ये तो मुझे बता दें, कोई एक चीज तो ऐसी बता दें कि जो आपके आने से आएगी या जो आपके आने से पहले आएगी और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। नहीं मिलता यार यासर। हम सिर्फ हम उस सर्कस के जोकर या सर्कस के जो मर्जी समझ लें, वो है जिनको ये जिस तरह नचाना चाहते हैं, हम पूरी कौम उस तरह नाचते हैं। सही कह रहे हैं, नाचते आए नाचते रहेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। आप कल के केसेस किस तरह तब्दीली आएगी? सोच नहीं ना बदल रही। मैं कह रहा हूं, मैं हमें 2 वक्त की रोटी में फंसा के रखती है इन्होंने, कल के 2 वक्त की रोटी में फंसा के रखती है जी। कल के मुकदमात पे क्या राय रखते हैं? और भाई कल भी वही फैसला होगा। अगर वो सऊदी अरब से दुबई, दुबई से पाकिस्तान आ रहा है तो फिर उसके लिए रास्ता भी खुला होगा। बस मैं आपको ये था, हो सकता है कि बहुत भी आप फेवर दे दे, आप साथ दूसरे को भी फेवर दे दे, थोड़ी सी जिसकी फेवर बनती है उसको फेवर दे दें, जिसकी फेवर नहीं बनती आप उसको भी फेवर दे कि आप ये कहते जनाब देखें हमने तो बड़ा बिल्कुल काम सही कर दिया, हमने कानून और आइन के मुताबिक काम कर, ये कर देंगे आप, मैक्सिमम और क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में जिसने जुर्म किया है, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, कोई भी सियासी जमात है, कोई भी है, उसको जनाब पकड़ें, उसको उसके मुताबिक सजा दें। मुझे इस बात की कोई मंतक तो समझा दे, आजम नज़ीर तारड़ साहब से लेकर बाकी तमाम लोग, कोई एक मुझे समझा दे कि क्या ये 4 हफ्तों का लिख कर जब गए थे, ये लफ्ज कह के नहीं गए थे कि जब अब तंदुरुस्त होंगे तो अपने आप को आकर सरेंडर करेंगे। ये तो किसी जगह नहीं लिखा था कि जनाब जब ये आएंगे तो मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, जनाब मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद जनाब फिर ये अपने आप को अदालतों में सरेंडर भी नहीं करेंगे, फिर अदालतों से मजीद रिलीफ मांगेंगे। तो फिर ये भी क्या? फिर ये भी कहेंगे कि हम अदालतों और जेलों से भागे हुए नहीं, और तो फिर ये मैराथन दौर में भागे थे ये। मुझे तो कल मरियम औरंगजेब साहब की वो बात बड़ी तअज्जुब लगी कि मियां साहब किसी चीज से भागे नहीं है। मेरे हमारे बड़े भाई हैं नईम मुस्तफा साहब, वो अक्सर कहते हैं कि मियां साहब जो है ना वो कभी वाकई नहीं भागे। मैं कब कहता हूं भागे हैं? भागे तो जाते नहीं उनसे, वो जहाज पे गए हैं और जहाज पे जाने के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। वो मैराथन में भागने गए थे, भागे नहीं तो और क्या था? जेल से जनाब भागे थे तो पाकिस्तान से बाहर गए थे ना। जिस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर गए या अस्पताल में रहते थे या जेल में थे। और ऊपर से अगर उनकी उम्मीदों पे ना वो सारा पानी फिर गया। वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया पुराने केसेस के हवाले से, ना वो सादक है ना अमीन है, अब तो बस। लेकिन उसके ऊपर तो उनके वकील की जानिब से भी कहा गया कि अपील यहां पे अब हो नहीं सकती। वो तो रिमार्क्स के अंदर जब बहसो मुबाहिसा हो रहा था तभी दलाइल जो दिए गए, वो तो उनके वकील की जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया। तो फिर आप मुझे बता दें, इसके बाद भी अगर उनको वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते हैं, तो फिर
खुदा हाफिज ही है उस। आप 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तानी सियासत का रुख बदलता हुआ क्या देखते हैं? हंगामा आराई देखते हैं, कोई सकूत देखते हैं, कोई तब्दीली नहीं देखते, किसी का डाउन होना देखते हैं, डाउन टू हिल होना देखते हैं, या फिर किसी का उरूज पाना देखते हैं? किसी के आने से इतना आप यहाँ तो बड़े मासूम, यहाँ तो आप बड़े मासूम हैं और यहाँ जानबूझ के किसी और के मुंह से कोई बात कहलवाना चाहते हैं। मेरा तो काम सिर्फ दोनों में से एक चीज है। नहीं, मेरा तो काम सिर्फ सवाल करना है। 21 तारीख के बाद क्या हो जाए? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 21 तारीख को अगर कलई खुल जाती है किसी की, कि कितना वो मकबूलियत की महराज के ऊपर है, वो कलई खुलनी है ना, तो वो खुलने के बाद नुकसान फायदा, किसी का आगे बढ़ना, रुक जाना, खामोश हो जाना, वो किसके ऊपर लागू होता है? यानी हलचल देखते हैं। दो चीजें बड़ी क्लियर आप ज़हन में रखिएगा। जिस ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक टीम को खेलने की इजाजत हो और कहा जाए आपने ही खेलना है, आप ही के लोगों ने बॉलिंग करनी है, आप ही के लोगों ने छक्का मारना है, आप हारे या जीते, दोनों चीजें आपकी हैं, तो उसमें मकबूलियत का ना अंदाजा होता है, ना उस मैच को लोग देखते हैं, ना उस मैच की कोई अहमियत होती है। एक बात ज़हन में रख लें। और दूसरी बात ज़हन में रख लें कि इनकी मकबूलियत का राज उस दिन अफशा हो गया था जब मरियम नवाज शरीफ ने शादरे की एक 30 फुट की गली में जलसा आम किया था। उस दिन क्लियर हो गया था। इनका राज 2 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ के उस जलसे में क्लियर हो गया था जिसमें लोगों ने झंडा नून लीग का नारा पीटीआई का लगा दिया था। इनका राज उस वक्त अफशा हो गया था, इनकी मकबूलियत उस वक्त क्लियर हो गई थी जब गली चौक चौराहों में इनके लगे हुए बैनर्स को वो छोटे बच्चे पार रहे हैं और वो छोटे बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं कि जिनके वोट भी नहीं है। तो जिनका भी वोट भी नहीं है लेकिन उनके अंदर इतनी सोच या चीजें मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा? अब आपने लोगों को, उन लोगों को बुलाया, आप अपनी इनकी मकबूलियत का अंदाजा इससे लगा लें कि ये कह रहे हैं कि जनाब हम बसों में आए, हर बंदा बस में आए, क्योंकि बस में आए और बस का एक और आपको खबर दूं, बस में आए और बस में जैसे ही बस में बैठे उसकी एक वीडियो बनाकर भेजें और बस का दरवाजा लॉक कर दें। सिर्फ जिस स्टॉप पे वॉशरूम में जाना है इन्होंने उस स्टॉप पे लॉक खोल लें, एक एक करके भेजें, वापस दोबारा गिनती पूरी करें और फिर लाहौर की तरफ चल पड़े। अगर किसी सियासी जमात को अपने कारकुन पे इतबार नहीं है, कारकुन को बांध कर, कारकुन को जबरन काबरून लेके आना है, तो ऐसे इस्तकबाल की वैल्यू इतनी होती है जितनी वैल्यू आप एक ये बात समझ लें कि किसी मदारी के तमाशा करने की होती है, जिसे लोग 1 या 2 घंटे याद करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होती। और ऐसे ही इनके साथ है। अगर यहां पर तो ये होना चाहिए था कि जनाब कायदे अवाम आ रही है और आप लोगों ने जोक तक जोक आना है, किसी को कन्वेंस हमने नहीं देनी, अपनी मर्जी से आए, अपने प्यार से आए, अपनी जुर्रत से आए, फिर पता लगता ना। यहां पर तो गिनती लगनी है, रस्सी लगाई गई है 2 तरफ, बीच में से गुजरना है आपने। देखिए ये मकबूलियत की महराज क्या है, ये शो किस हद तक कामयाब होता है और ये जो तैयारियां चल रही हैं इसके असरात क्या निकलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। राना साहब ने तो वो बहुत से लोगों के लिए सियासत के दरवाजे भी बंद कर दिए और बहुत से लोगों के लिए सियासत के दरवाजे के ऊपर कुफ्ल भी लगा दिया और कुछ लोगों का जो कुफ्ल लगाया हुआ उसमें तो एल्फी भी डाल दी गई। अब आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या बनेगी? जिनके लिए सियासत का दरवाज़ा खुलेगा उनके लिए कितना सियासत को लेके आगे चलने का मौका होगा? वो जो नए मौके पैदा हो रहे हैं वो किस किस के लिए हो रहे हैं? पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा या सियासी मुस्तकबिल या सियासी उतार चढ़ाव जितना इस वक्त सामने आ चुका है, या जितनी नफरत या जितनी अकीदत लोगों के दिलों में माजी में हुआ करती थी कि अब भी उतनी है, अब भी मायार वो है या मायार तब्दील हो चुके हैं? किस आंख से अवाम देखते हैं और अवाम के देखने का पैमाना क्या है, इसके ऊपर बात की जाएगी। हमें GDA की रहनुमा सायरा बानू साहिबा ने ज्वाइन किया है। सायरा बानू साहिबा बहुत मशहूर है आपके वक्त के। सायरा बानू साहिबा, अगर आज देखा जाए
इजाज़त लेने के बाद आज कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है, लेकिन कारकुनान को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है उसकी तलाश शायद आप तक पहुंची हूँ कि बसेस के ज़रिए कारकुनान आएंगे। अब वालेहाना अकीदत आप कितनी देखती हैं मियाँ साहब की वापसी के ऊपर? इस वक्त तो जी वालेहाना अकीदत जितनी भी देखी है वो खाने से ही देखी है इनकी, जिस तरीके से इनके छोटी छोटी जगह खाने पीने का जो हाल है। दूसरा, सॉरी मैं इस प्रोग्राम आपकी किसी भी बात के जवाब देने से पहले ऐसे करूंगी कि वो कहते हैं ना कि पहले होता था कि बैरूनी आकाओं के अलाकार, अभी हम अपने आकाओं के अलाकार क्यों बने हुए हैं कि इस वक्त एक हमारा मुस्लिम मुल्क जिस कर्ब तकलीफ और वहशियाना मौत के रक्स में से गुजर रहा है, और हमें इंडिया पाकिस्तान के मैच और मियाँ साहब जो कि जहाद करके आ रहे हैं उनके पीछे लगा दिए कि वो मियाँ साहब आएंगे तो आप या मैं कैसे इस्तकबाल करेंगे, कि क्या माफी मांगने वाले जमीन के ऊपर गिरे हुए होंगे। ये सवाल तो अब बनता ही नहीं है राना साहब। अभी आपने वीडियो देखी कि मीनार पाकिस्तान पे पंजाब पुलिस जाकर जगह देख रही है कि कंटेनर कहाँ लगने हैं। तो इससे आगे की सारी सूरत हाल तो आपको वाजिया वैसी हो जानी चाहिए कि जिस वक्त आप एक कन्विक्टेड बंदे के लिए पुलिस जाकर कंटेनर लगा रही है कि जो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में नहीं आए, जब हुकूमत उनकी थी, वजीर दिफा वजीर दाखिला सब कुछ उनका था, मामलात सीधे थे, वो आंखों के तारे थे, हर चीज का क्रेडिट भी, तो उस वक्त क्यों नहीं आए? क्या ये डील का हिस्सा था? तो मुझे तो इस पे कोई बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा कि जब आप देख रहे ना कि वो एक डायलॉग था कि कायनात की सारी ताकत मिलकर भी कुछ इस तरह था। आप एक बंदे को आप वो बनाने पे तुले हुए हैं कि नहीं उनके लिए सिंहासन तैयार होगा, उसके लिए हमने अपने वो क्या कहते हैं किराए के दानिश्वर और झूठ बोलने वाले तज्जिया निगार, ये हमने अपने आसपास रख लिए हैं जो कि बयानियां बनाने में लगे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि आज एक इतने सीनियर तज्जिया निगार जिनके बचपन में हम ड्रामे भी देखते होते थे और अल्लाह माफ कर दे किसी वक्त उनमें कॉलम भी पढ़ती होती थी, कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह खड़े रहे। भाई कहाँ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं? यूके में चट्टान की तरह खड़े रहे हैं कि अब अवाम और नवाज शरीफ के बीच में कोई चीज हायल ना हो। नहीं भाई, उनके बीच में कोई चीज हायल नहीं है, सब रास्ते उनके लिए सीधे किए हुए, पिच तैयार है, वो आएंगे और उसके बाद वो सिंहासन पे बैठ जाएंगे और बाकी जमातें अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करें, वो भी किसी डील का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, सब कुछ तो तैयार है, हम किस पे बहस कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये तो बताएं सायरा बानो साहबा, ये तो बताएं कि अब रिश्ता बड़ी बहन से ही तय हो गया क्या अभी तब्दीली हो सकती है? देखिए जी, तब्दीली तो हो सकती है कि ये जो अभी एक कानूनी शिफ्ट का आईनी सुकुम रह गया है, कानूनी और आईनी, अब देखिए उसमें क्या होते हैं, उसको किस तरीके से स्याह को सफेद किया जाता है और दिन को रात किया जाता है और हमें मजबूर किया जाता है कि दिन को रात कहो, रात को दिन कहो और सूरज मगरिब से निकालेंगे। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो छोटी बहन तो तैयार है। छोटी बहन की आपने खुशी नहीं देखी जलसे जुलूसों में, तो अब देखिए अभी तक 21 अक्टूबर आने दीजिए कि देखिए कि 21 अक्टूबर को वो जहाज यहाँ पर लैंड करता भी है या नहीं, या सिर्फ एक ये सब चीजें हैं, ये अब आने से पता चलेगा। अब फर्क नहीं तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये है कि अंगूठी जो है वो छोटी बहन के साइज की बनवाई गई है, बड़ी बहन जो है उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर जाती राय दूं अगर सायरा बानो साहिबा, मुझे लगता है कि बगैर रिश्ते के भी ताउम्र निभाव हो सकता है। नहीं, इतनी ऐसे वो लोग नहीं है ना। मैं अभी दूसरी बात कहने वाली थी कि वो मुझे तो लग रहा है कि अगर रिश्ता नहीं भी हुआ, आपने कहा अंगूठी तैयार की हुई है, तो ये वापस है। अगर छोटी बहन नहीं आई तो फिर ये मैरिज ब्यूरो राना साहब बंद करके अच्छा, कोई और कारोबार शुरू कर ले। इलेक्शन नजर आ रहा है? इलेक्शन अगर वो सायरा साहब आपको इलेक्शन नजर आ रहा है? जी मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी शद्दोमत से ला रहे हैं
पूरी आपकी वो क्या कहते हैं इंतजामिया जो वहां पर खड़ी है, तो फिर इलेक्शन भी करवा ही देंगे, क्योंकि वो ला के ज़ियारत का पत्थर तो नहीं बनाना ना, ज़ियारत दे बट्टे पे होंगे ना, तो ज़ियारत दे बट्टा तो नहीं बना के रखना, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारा ये क्रिकेट मैच का नहीं पता होता, आखिरी लम्हे तक कुछ नहीं पता, कि कुछ भी हो सकता है, कि मे भी ये उनके लिए ट्रैप हो, क्योंकि उनकी किस्मत तो कुछ ऐसी है कि वो जिस पे तकिया करते हैं वही पत्ते हवा देने लगते हैं। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है, वो सारी बातें दिमाग में गड़बड़ हुई हुई है कि एक तरफ से आपने कहा कि अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अवाम की ऐसी की तैसी हो गई है, और उससे क्या कहते हैं, आपने अगर फैसला कर लिया है कि इन्हीं को लाके सिंहासन पे बिठाना है, तो फिर तुसी या मैं की कर सकते हैं। नहीं, आपको इलेक्शन होते क्यों नहीं दिखाई देते? इलेक्शन कमीशन कहता है 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा, प्रोसेस तो उनका चल रहा है। इलेक्शन देखिए, उन्होंने हफ्ता दिया है ना, अगर उनका माइंड क्लियर हो तो वो डेट दे देना, हफ्ता क्यों दे रहे हैं? वैसे तो इन लोगों के दिमाग में 15 फरवरी की डेट है, क्योंकि इन लोगों ने सबने उस वक्त यही बताया था, जो हमारा लास्ट डे था, तो उस वक्त मैंने पूछा था, 2-3 सेनेटर्स थे और बड़े करीबी सेनेटर्स थे अपने चेयरमैन के साथ से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 15 फरवरी तक होगा, 15 फरवरी तक सुकून करो, 15 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। सायरा साहबा, आपकी जमात को भी बड़ी जल्द इतला होती है हर मामलात की, और बड़े करीब है आपकी जमात के भी कुछ लोग, तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि आगे होने क्या जा रहा है? देखिए, वो तो ऐसे वो न्यूज़ है, लेकिन हालात सही नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि 21, मैं आपको यही कह रही हूँ कि 21 अक्टूबर तो देखिए आने दें, और अगर ये मामलात नहीं सुधरे, मैं पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि नहीं सुधरे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है मौशी इमरजेंसी का, लेकिन एक ये कार्ड भी है मौशी इमरजेंसी का, जो कि हो सकती है, जो मौलाना साहब थोड़ा सा इंदिया आपको दे चुके हैं कि पहले मईशत फिर उसके बाद इलेक्शन, और बाकी जो, क्योंकि अभी फिलहाल खामोशी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी तो मौलाना साहब ने कहा है ना कि अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलें। सर पे कफन बांध के कहाँ? फलस्तीन? उन्होंने तो फलस्तीन का तज़किरा उसमें नहीं था किया। नहीं, फलस्तीन नहीं जाना। देखिए, आप ज़हन में रखिएगा, हमारी मजहबी जमातों ने फलस्तीन नहीं जाना। क्यों? आप उन्हें, वो जलसे कर सकती हैं, जुलूस कर सकती हैं, फलस्तीन के लिए आवाज उठा सकती हैं, लेकिन खुद फलस्तीन। वैसे आप सायरा साहब इनको क्यों नहीं मशवरे देते? ये जो हमारी 5-6 बड़ी मजहबी जमातें हैं, इनके लीडर फलस्तीन जाएं और वहां जाकर अपना रोल अदा करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो क्या, मैं अभी आ रहा था ना कि उम्मत मुस्लिमा तो बाद तो जागेगी, पहले अपने हुक्मरानों को तो जगा ले। जमात इस्लामी ने यहाँ पर कैंप लगा दिए, चंदे मांग रही है भाई, उनको, वो हमारी तरह थोड़ी है कि जो सैलाब के बाद रेडी पर डालकर मांगने चलते पड़े कौम को। उनको आपने भेजना है तो मेरे पैसों की मसाइल बनाए वो भेज दें, मेरे पैसे ना जो बम तोड़े, मेरे पैसे ना बम पाए उन्हें वो भेज दो। उन्होंने रोटी की जरूरत नहीं है कि आप उनको खाना पीना वो दे रहे हैं, वो किसी और ही मकसद पे वो कह रहे नहीं कि वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके नक्शे कदम पर है। वो हमारी तरह थोड़ी है कि लोगों से इमदाद मांग के तो वो रख लें। तो ये सब कहने की बातें हैं। बचपन में सुनते थे अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मैं तो सोच रही हूँ अमेरिका का जो यार है उसके लिए तो दुनिया बागो बाहर है। सानू मैच दी पई हुई है, हमें ये पढ़ा है कि 21 अक्टूबर को वो कैसे करना है। हम सुबह शाम कसीदे पढ़ने में लग रहे हैं कि मुल्क सारा सीधा हो गया। कैसे सीधा हो गया? ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता थी, वो एकदम से कैसे पता चल गई इन 3 महीने में कि इधर से ये लूप होल्स है और यहाँ से जगह रोकेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये सब ऐसे ही है, बस सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए। जो आपको और मुझे जितना दिखाया जा रहा है हम उसी को देख के तबसरा कर रहे हैं, उसके पीछे गेम कुछ और है। वादे भी तो पूरे करने हैं ना। जो फलस्तीन के मामले के ऊपर आप क्या समझती हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी अगर वैसे इसमें 2 वो होती हैं कि अगर हमारी जैसी कौमें हो जो हर वक्त कशकोल लेके पड़ी रहती हैं, जिनके सारे मुफादात, जिनके बिजनेस, जिनका रहना ये यहूद और नसारा के साथ है। हर दौर में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पेट में दर्द उठता है कि हम जाकर उनसे वो कर लें, यानी कि कायदे आजम के फरमुदात सारे हम लोगों ने पीछे कर दिए। मैं कह रही हूँ किसी को लोग तसल्ली नहीं होती, तुझे आप भी बह जाओ। आई एम सॉरी, काटिएगा नहीं इसको।
कि नहीं वो होती। हम सब पूरी सियासी जमातों को किसने बनाया हुआ है, किस लिए कठपुतलियां बनाया हुआ है? फलस्तीन के मामले में हम मुंह में दही जमा के बैठे हुए यार। हमारी उम्मत मुस्लिमा है, ये अपना भूल गए हैं। राना साहब, ये आप मेरे प्रोग्राम में आप लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हमारी तरफ भी कोई नहीं देखेगा। भले यहाँ पर हम लोग मरे सिसके तड़पे, कोई नहीं देखेगा। ये ईमान ही ईमान का हिस्सा है हमारा किबले अव्वल। उसके ऊपर अगर आपने इस तरह वो करनी है, कोई बयान कोई कुछ तो है, मरा उधर करके। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, कितने साथ हैं? कोई मुंह से तुम लोगों की चूं तो निकलती नहीं है। जिन मुल्कों में सियासी पनाहें ली हुई है, वो वहां पर फलस्तीनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई बोल रहे हैं? ये सब अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं और आवाम को लॉलीपॉप दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 21 अक्टूबर को ये होगा, बाइक मिलेंगी, उम्रे के टिकट मिलेंगी, खाने मिल रहे हैं, ये होगा वो नहीं होगा, साइफर दा मुकदमा। बीच में जो यहूदो निसारा है काम कर रहे हैं और आप और हम बस ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हैं, इसलिए अच्छा ये चले जी राना साहब, एक आखिरी सवाल सर। मुझे आखिरी सवाल मेरा जो है, आपको क्या नजर आ रहा है? 21 तारीख हो गई, मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए, मियाँ साहब ने एक बड़े जलसे से खिताब भी कर दिया, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई? पाकिस्तान की सियासत कैसे तब्दील हो जाएगी? ये लोग कौन सा वो कहते हैं ना कि वो इनकी वो इतने एथिक्स वाले बंदे हैं जो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। सब कुछ अवाम के पास होगा, ये वाली तब्दीली आप समझ रहे हैं? सब कुछ तो बिक चुका है, PIA को लेने को तैयार नहीं है। ये साहब जो आ रहे हैं, जिनको ला रहे हैं, ये तो रेकोडेक में हिस्सा देने आ रहे हैं सऊदी अरब को, कि जो बाकी 4 चीजें रह गई हैं भाई तुम वो भी ले लो। ये तो ये करने के लिए आ रहे हैं। हम तो सिर्फ एक रह जाएंगे, वो बन के क्या कहते हैं उसको, हारी, जिसको हम मकाते पे उजरत पे जमीन देते हैं। बाकी साढ़े को और की करना है, ऐसी कुछ नहीं करना। हारी बन के रह जाएंगे। हमें अगर मुल्क को बेहतरी के समत में गामजन करना था तो उसके लिए और स्ट्रेटजीज थी, और हिकमत अमली थी, और मंजरनामा था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया साहिर बानू साहिबा इस हवाले से अपने लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। शहदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर इजराइल की बात की जाए तो इजरायली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद इस वक्त 2329 हो चुकी है। इजराइल की बर्बरियत इस वक्त जारी है। फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे दुनिया भर में मोहलक करार देते हुए बैन किया गया था, और इजराइल इससे इनकारी है। जबकि फ़लस्तीन के हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं, फ़लस्तीन के मकामी कुछ और बताते हैं। बच्चे डरे हुए हैं, माएँ जो हैं वो बच्चों को समझा रही हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे। फिर भी इस सब के बावजूद बच्चों के हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हो पा रहे। जहां पे वो मलबे के ढेर देखते हैं, अपने घरों की मिसमारी देखते हैं, अपने वालिदैन की जानों की कुर्बानी देखते हैं, और हर सू ऐसा आलम देखते हैं कि जिसके ऊपर फ़कत आंसू बहाए जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बच्चों का हौसला नहीं टूट रहा। तो फिर ये अंदाज़ा लगाइए कि माओ ने तरबियत किस तरीके से की थी। वहाँ पे मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी क्या बनती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, इस वक्त अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का हक अदा कर रही है, या हम ढोंग रचा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सच देखने में तो अभी तक उस तरह का नजर नहीं आया जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन तो बताया जा रहा है बिहाइंड द बैक डोर चैनल्स पे इनके आपस में बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से आज मैंने देखा कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो लेबनान गए हैं, फिर उसके बाद वो कतर गए हैं, और सऊदी किंग है जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने फ़ोन किया महमूद अब्बास को, और फिर इस तरीके से एक शटल डिप्लोमेसी वैसे चल रही दरमियान में। और होपफुली, और जिस तरीके से अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज इजिप्ट पहुंचे हुए हैं, तो कुछ वे आउट की मेरे ख्याल में इसमें बातचीत हो रही है। लेकिन इसमें मुस्लिम उम्मा का एक अपना स्टैंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अमेरिकन स्टैंड जो आ रहा है वो सीज फायर की बात नहीं हो रही है। वो तो जो एक एक्सेस की बात दे रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होना चाहिए, लेकिन सीज फायर की वहाँ पे बात नहीं हो रही। जबकि मुसलमान जो ममालिक है उनका यही कहना है कि सीज फायर हो, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने,
तब जाके फिर बातचीत हो सकती है और फिर आगे ये बातचीत या मामला आगे बढ़ सकते हैं। हाँ साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ आज एक नई डेवलपमेंट है, वो हिंदू जुनूनी जो हैं उन्होंने अपने आप को कहा है कि इसराइल को कहा है कि आप हमें अपने मुल्क में बसाएं, और मेरे पास इतला ये भी है कि वो इससे पहले पहुंच भी चुके हैं वहां पे, और एक नया इत्तेहाद बन रहा है सिर्फ मुस्लिम उम्मा को ख़त्म करने के लिए। तो इन सारे हालात पे आप समझते हैं कि कोई मसालत का रास्ता निकलेगा? राणा साहब, आप सही कह रहे हैं। एक तो देखें, इंडियन मीडिया जिस तरह कवरेज दे रहा है और जिस तरीके से 24/7 पे वो फोकस किया हुआ है इस पे, इन्होंने इन हालात पे, और उनके वहाँ रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं और वहाँ से तरह तरह की झूठी खबरें बना के भेज रहे हैं। एट द सेम टाइम जब ये हालात स्टार्ट हुए थे तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इसराइल ने अच्छा किया है, हमास वाले टेररिस्ट हैं। लेकिन और फिर बीजेपी का भी यही स्टैंड था, आरएसएस का भी यही स्टैंड था, हार्ड लाइनर्स जितने थे उनका भी यही स्टैंड था। लेकिन आपने देखा होगा कल जो इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उनका जो स्टैंड था या स्टेटमेंट आई है वो टोटल डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि जी हम एट्रॉसिटीज की या वो स्टेट्स की हम बात करते हैं और कहीं भी मजालिम होंगे हम उसके लिए वो मतलब स्टैंड लेंगे। वो एक डिफरेंट आया। देखें ना, सऊदी इंडियंस का पहले से अरबों के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब स्टेटमेंट आई थी शुरू में तो लोगों ने इसको बड़ा सीरियस लिया था जो मोदी ने स्टेटमेंट दी थी, खासतौर पर ईरान की तरफ से। ईरान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यकीनन इनके डबल स्टैंडर्ड से ये चाहते हैं कि जो मुसलमान है जहां भी हो उनको मार पड़े, और आरएसएस का यही उनका फिलॉसफी है और इसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके लीडर्स दे रहे हैं और जिस तरह वहां पे प्रोसेसेस निकल रहे हैं इंडिया के अंदर ही जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको एहसास नहीं है कि जिस तरीके से बाकी दहशतगर्द तंजीमें आप कह रहे हैं कि फलानी है, आरएसएस से बड़ी दहशतगर्द तंजीम तो कोई नहीं है। खान साहब, अगर देखा जाए गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है, WHO ये कहता है, लेकिन मजमूई तौर पे जिस तरह के मनाजिर हमारे सामने आते हैं, जिस तरीके से बम्बार्डमेंट की गई है, क्या ये सिर्फ सीज फायर कर देना इसका हल है या इसके ऊपर पूरी दुनिया को बैठ के सोचना इसका हल होगा? वो बड़ी बदकिस्मती है जी, पूरी दुनिया तो कहीं बैठ के सोचेगी नहीं। वेस्ट का स्टैंड आपको क्लियर कट पता चल गया है कि दे हैव बैक इजराइल को बैक किया है। जो इन्होंने एरियल बम्बिंग की, आर्टिलरी शेलिंग कर रहे हैं उनको साथ उनको सपोर्ट किया है। इसी तरह अमेरिकन ने जो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव किया है, पहले देखे ना जेराल्ड फोर्ड आया था, अब इसके बाद आइजनहावर को वहां पर उन्होंने भेज दिया है। लेकिन जो वेस्ट में एक अच्छी बात जो है, पब्लिक ओपिनियन जो है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में वो प्रो पैलेस्टीनियन है। और जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा है वहां पर जो डेमोन्स्ट्रेशन लंदन में हुए हैं या एल्सवेयर यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हैं या यूरोप में हो रहे हैं, वो स्पोर्ट में हो रहे हैं। लेकिन ये देखें, इमीडिएट सीज फायर, मकसद तो यही है ना कि ह्यूमैनिटेरियन जो वहां पर लॉसेस हैं जो उनको हम बचा सकें, तो उसके लिए सीज फायर इज मस्ट। लेकिन जो ये ऑप्शंस दे रहे यूनाइटेड स्टेट्स वाले कि वो जो पहले प्रिजनर ऑफ वार लिए हैं 136 उनको रिलीज करें, और इसके बाद वो उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एक एक्सेस देंगे, लेकिन सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखें कि नेतन्याहू ने, आज 8वां दिन है, नेतन्याहू ने ये कहा है कि जी अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कि इट इज विल बी एन ऑल आउट वार जो होगी, जो नेवी जो सी लैंड और एयर से अटैक होगा वो मैं भी कल होगा, परसों होगा, नियर फ्यूचर में होगा। और स्पेशली उनका फोकस जो है वो नॉर्थ गजा है, और क्योंकि वहां पे इसलिए उन्होंने कहा है कि 1.1 मिलियन को वहां से विकेट करके वापस साउथ की तरफ जाएं, खान यूनुस की तरफ। उनका मकसद ये है कि यहाँ पे हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, हमास की यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस भी है, इसलिए वो चाहते हैं इसको टोटली इसको जो आप समझ लें फ्लैट कर दिया जाए इस रीजन को, जो नॉर्थ वाला रीजन है। और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि मिलिटरीली और पॉलिटिकली जो है हमास को यहाँ पे वो इसको टोटली डिस्ट्रॉय करें। लेकिन ये हर हाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिल्ट अप एरिया की जो लड़ाई होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपने हर घर को क्लियर करना होता है। डिस्पाइट इफेक्ट आपने यहाँ पे बहुत
शदीद बमबारी की होगी, वहां पे जगह भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये हमास वाले वहां पे लड़ेंगे। अच्छा, अब क्या हमें इख्तिजाज से आगे भी निकलना होगा खान साहब? क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में या दूसरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ एहतजाज के बाद ही मामला सही होंगे? देखिए जी, अरब लीग की एक कॉन्फ्रेंस पेश हुई थी, OIC का भी होने जा रही है, तो उसमें यह है कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो है ना, उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो जो रोल प्ले कर सकते हैं। इवन अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो है, जो उसके स्टांस में शिफ्ट आया है, अब जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवन ने, उन्होंने कहा कि जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होनी चाहिए और एक कॉरिडोर बनना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। एट द सेम टाइम के जो प्रेसिडेंट से अभी थोड़ी देर पहले जो एंटनी ब्लिंकन मिले हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने वहां पे जो जनरल सीसी, उन्होंने हमको बड़ी चीजें एक्सप्लेन की है, और उन्होंने भी ये कहा कि सीज फायर होना चाहिए और इसके बाद वहां पे ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स हैं उनको एक्सेस देनी चाहिए। तो वो एक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। इसी तरह कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें हो सकता है, सऊदीज का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और तुर्किया का इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये ममालिक हैं, ये दे कैन प्रीवेल, वो कर सकते हैं। बाकी देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहां पे चाइनीज भी हैं या रशियन है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि सीज फायर होना चाहिए और उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए। खान साहब, एक आखिरी सवाल। एक फ़लस्तीनी की वीडियो मंजर-ए-आम पे आई थी और उर्दू उन्हें बोलना आती है, वो पाकिस्तान का भी विज़िट करके गए हुए थे, हल्की फुल्की उर्दू बोल लेते थे। तो वो कहते थे कि हम सबसे मायूस हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो कौम है वो पाकिस्तान से कभी मायूस नहीं होगी। हमें अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं तो पाकिस्तान कभी साथ ना छोड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? देखेंगे, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसमें पाकिस्तान अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड जो था वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया था। आज सेक्रेटरी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर सॉरी, तो उन्होंने भी क्लियर किया कि जी हमारा स्टांस जो पहला है वही है कि 1967 के जो पहले बॉर्डर से जो पोजीशन होगी वही पैलेस्टीनियन स्टेट की हमने भी बात की, और कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और लेकिन हम ये है कि हम अपना रोल अदा कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, और ये यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्ट में और स्पेशली अरब कंट्रीज के साथ मिलकर अपना हम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक इम्पोर्टेंस है रीजन में। और यकीनन जिस तरह इस लड़के ने बात की है कि पाकिस्तान की एक हैसियत है, तो पाकिस्तान अपने ये मैसेज आज भी इस तरह कन्वे किया है। तो यहाँ पे कंसर्न ज्यादा लोगों का है, जिस तरीके से आज डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही है अक्रॉस पाकिस्तान, तो वो अपनी वो दिखा रहे हैं। क्योंकि फिजिकली तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली और मॉरली और डिप्लोमेटिकली हम सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।